Hello everyone. Today we are going to discuss some H.C. Verma problem on circular motion. So let us start. एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सरसाइज का. 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्सन स्टैंड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर. बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट. देखते हैं. स्प्रिंग बैलेंस ऑन द इक्वेटर. देखो बेटा, एक सर्कल बना लिया, अर्थ बना लिया. इसके इक्वेटर पे कोई खड़ा है. मान लो यहां पे कोई पर्सन स्टैंड कर रहा है, तो कह रहा है कि इसकी ट्रू वेट से कितना कम होगा. तो इस पॉइंट पे आप ऑब्जर्व करो, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बाहर की तरफ प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. कितना ठीक है. इसकी वेट कहां लगेगी बच्चों? इसकी वेट लगेगी अंदर की तरफ. आप जहां खड़े होते हो उसके अंदर की तरफ लगती है. अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी है ना, 6400 किलोमीटर है, तो इसलिए अर्थ फ्लैट नजर आता है. वैसे आप अर्थ के सरफेस पे खड़े होंगे तो वेट नीचे अंदर की तरफ लग रही है. तो इनिशियल कंडीशन में आप जानते हो कि क्या होता है, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स. तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी 2π/t. 2π/24 आवर्स मतलब 24 इंटू 60 ये होगा. इस सिचुएशन में जो इसकी एपरेंट वेट होगी और ट्रू वेट से, तो इस सिचुएशन में क्या इक्वेशन बनेगा, इस सिचुएशन में बनेगा mg बराबर n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r. तो ये क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट इज mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r. तो फर्स्ट पार्ट में तो यही कह रहा था. फर्स्ट पार्ट में कह रहा था बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट. तो दिस इज द वेट ऑन द इक्वेटर एंड ट्रू वेट इज mg. तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा. फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज्ड बाय सच एन अमाउंट दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ द ट्रू वेट. मतलब ये बैलेंस रीडिंग, जो स्प्रिंग बैलेंस है, जो रीडिंग करता है, वो नॉर्मल रिएक्शन को रीड करता है. नॉर्मल रिएक्शन. तो बैलेंस रीडिंग इज हाफ ऑफ इट्स ट्रू वेट. तो ओमेगा निकालना है, तो अब तो आसान है. n की जगह पे क्या रख दोगे, हाफ ऑफ इट्स ट्रू वेट. मतलब mg/2 इज इक्वल्स टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r. यहां से ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी. अब जब ओमेगा की वैल्यू निकल गई तो वहां से आप टाइम पीरियड निकाल लोगे. ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t. तो अर्थ का न्यू टाइम पीरियड आ जाएगा यहां से. तो दिस वाज द 17th क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज क्लियर, आई थिंक सो. इजी था. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बेटा. 27 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. 27th क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है कि a block of mass m moves on the horizontal circle against the wall of the cylindrical room of radius r. The floor of the room on which the block moves is smooth, but the friction coefficient between the wall and the block is mu. The block is given an initial velocity v naught as a function of speed v. Write the normal force by the wall on the block. क्वेश्चन क्या है कि एक सिलेंड्रिकल रूम है. ये सिलेंड्रिकल रूम है, मान लीजिए दिस इज सिलेंड्रिकल रूम, और यहां पे कोई ब्लॉक है. ये ब्लॉक यहां पे है जो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है. तो इस ब्लॉक जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसके किसके बीच में है, सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ द रूम एंड द ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाओगे तो वॉल इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N1, और एक नॉर्मल रिएक्शन N2 होगा, जो N2 इज बैलेंस बाय इट्स वेट mg, और यही नॉर्मल रिएक्शन इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और यही नॉर्मल रिएक्शन उसको फ्रिक्शनल फोर्स भी प्रोवाइड करेगा. तो यहां पे आपने क्या देखा कि N2 इज इक्वल्स टू mg, और N1 बराबर N1 इज द नॉर्मल रिएक्शन जो ये सिलेंड्रिकल रूम की जो सरफेस है वो इस पे लगा रही है. दैट इज इक्वल्स टू
एम ओमेगा स्क्वायर आर, और यही फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा इसको, क्योंकि फ्रिक्शन इज द सरफेस ऑफ द वॉल एंड द ब्लॉक। तो इसी चीज को ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये मूव कर रहा है, इसका अगर टॉप व्यू देखा जाए तो टॉप व्यू कुछ ऐसा आएगा। मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, तो टॉप व्यू में आप क्या देखोगे, टॉप व्यू में ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ N2 होगी, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा अंदर की तरफ, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ है, मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है, N2 बाहर निकल रहा है, और N1 अपना ये है, N1 इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहां तक ठीक है? ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, और ये फ्रिक्शन क्या होगा, ये मोशन में है तो ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय व्हिच कंपोनेंट, दैट इज N1। तो फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिख सकते हो, म्यू इंटू N1, और N1 क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर है। ओमेगा स्क्वायर आर को एम वी दिया है मेरे ख्याल से, वी के टर्म्स में लिख लीजिए, तो इसको क्या लिखेगा, म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। और आप क्या देख रहे हो, इसकी स्पीड इधर की तरफ है, स्पीड इधर की तरफ है और फ्रिक्शन दूसरी तरफ है, तो यहां पे एक नेगेटिव साइन आएगा। और ये फ्रिक्शन कैसा है, टेंजेंशियल है। कैसा है ये, टेंजेंशियल, ये इस डायरेक्शन में जा लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है, तो इसको, इस फ्रिक्शन को आप क्या लिख सकते हो, एम ए टी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां से m से m कट गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, जो कितनी आई, माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर। ये निकालना था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ। तो राइट द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक N1 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर बना लो, क्योंकि वेलोसिटी के टर्म्स में दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया mv स्क्वायर बाई आर। फिर दूसरे पार्ट में क्या कह रहा था, दूसरे पार्ट में कह रहा था कि द फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपने निकाल लिया, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज माइनस म्यू mv स्क्वायर बाई आर। इसके बाद तीसरे पार्ट में कह रहा है कि द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज दिस माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर। ये थर्ड पार्ट है, समझ गए। और उसके बाद डी पार्ट में कह रहा है कि इंटीग्रेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर वन रेवोल्यूशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया है बेटा, माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर आया है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, जबकि आपको इसमें हिंट दिया है v dv by ds यूज कीजिए, नहीं भी यूज कर सकते हो। आप जानते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज इक्वल्स टू यूज करो v dv by ds। ये स्पीड है v dv by ds विच इज इक्वल्स टू कितना आया था, जो आया था माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर था, यही था ना बेटा, माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। ठीक है, तो यहां अब हो गया, ये स्पीड है dv बाई ds, टेंजेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो अब यहां से स्क्वायर काट दो, v को इधर लेके आओ, dv बाई v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्या बच गया, माइनस म्यू वी बाई आर, यही है ना, dv बाई v माइनस म्यू वी बाई आर इंटू ds। इंटीग्रेट कर दीजिए, वन रेवोल्यूशन का कह रहा है कि स्पीड निकालो, तो इंटीग्रेट कर दो। इनिशियल लिमिट क्या है, v नॉट से v मान लो, और इधर वन रेवोल्यूशन जब करेगा तो 0 से 2 पाई आर होगा। उसकी रेडियस कितनी दी थी, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर। तो इसका अब तो हो जाएगा क्वेश्चन, v निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln v बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस म्यू v बाई आर इंटू 2 पाई आर। तो r से r काट दीजिए, ये आ गया माइनस म्यू v इंटू 2 पाई। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है बेटा। ओ एक गलती हो गई बेटा, यहां से v को तो हमने इधर इस तरफ लेके आए हैं ना, इस तरफ से तो यहां से v हट जाएगा। ये जो म्यू v
बाई आर था तो v को मैंने इधर स्विच कर दिया, dv बाई वी इक्वल्स टू माइनस म्यू बाई आर ds, म्यू बाई आर ds इज 2 पाई आर, तो यहां से v हटा दीजिए तो ये आ गया माइनस 2 पाई म्यू। अब तो लॉग को हटाओगे एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, v बाई वी नॉट को क्या लिख सकते हो, e रेज टू द पावर माइनस कितना आया है 2 पाई म्यू, तो स्पीड निकल गई v इक्वल्स टू वी नॉट e की पावर माइनस 2 पाई म्यू। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर, आई थिंक सो, दिस इज क्लियर। ठीक है, ये था अपना 27th क्वेश्चन। अब देखते हैं 28th क्वेश्चन क्या कहता है। 28th क्वेश्चन क्या कहता है, 28th क्वेश्चन कहता है बेटा कि एक आपका कोई प्लेट है, मेरे ख्याल से 28 कहता है कि टेबल विद द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फिक्स्ड इन अ केबिन दैट रोटेट विद एंगुलर velocity omega in a circular path of radius r. A smooth groove of length L is made on the surface of the table. The groove make an angle theta with the radius O. मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, theta with the radius OA of the circle in which the cabin rotate. A small particle is kept at the point A on the groove and is released to move along AB. Find the time taken by the particle to reach the point B. मतलब क्या, मान लो कि ये प्लेट है, ये रिवॉल्व कर रहा है, पूरा रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, और इसके ऊपर एक ग्रुप मतलब नाली बनाया हुआ है, और उस नाली में कोई बॉडी रखी हुई है, उसमें बॉडी रखी हुई है, तो आपसे कह रहा है कितने टाइम में वो बाहर चली जाएगी। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यही है बेटा कि मान लीजिए कि ये कोई प्लेट है, ये प्लेट है और इसके अंदर कोई ग्रुप बनाया हुआ है, ये है ग्रुप, ग्रुप मतलब नाली समझ सकते हो, और इसमें कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है जो बाहर निकलने का टाइम पूछ रहा है, और ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस जो है आर दी हुई है। तो ये जब मूव करेगा, और एक चीज ये दिया है कि इसका लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द ग्रुप ये दिया है कि स्मॉल ग्रुप एबी ऑफ लेंथ एल, लेंथ इज वेरी वेरी मच लेस देन आर, लेंथ इज वेरी वेरी मच लेस देन आर का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि इसके रेडियस को आप आर ले सकते हो, क्योंकि इस पे अब एक फोर्स लगेगा इधर, जब ये घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, आर अगर ये छोटा नहीं देता तो आर की वैल्यू चेंज होती, क्योंकि ये एंगल मान लो थीटा है, तो इसका कुछ एल कॉस थीटा हो जाता, आर के साथ चेंज होता। इसका देने का मतलब है कि L इज वेरी वेरी मच लेस देन R, देने का मतलब ये हुआ कि R को ये कांस्टेंट लेना चाहते हैं, नहीं तो जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो रेडियस वेरी करेगा। क्यों, क्या वेरी करेगा, ये L है और ये थीटा है, तो उसका L cos थीटा वाला कंपोनेंट इसके साथ आएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? तो अब तो कुछ नहीं है, इसको कांस्टेंट ले लो तो m ओमेगा स्क्वायर r हो गया, m ओमेगा स्क्वायर r, तो इस पे इसका एक्सेलरेशन, मास को हटा दो तो एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इसके साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आ जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया है, अब s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो। डिस्टेंस आपका दिया हुआ है l निकलना है हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, ओमेगा स्क्वायर आर ए, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम निकल गया। बस इतना ही तो करना था इस क्वेश्चन में। टाइम क्या हो जाएगा, 2l बाई ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा का स्क्वायर रूट इज द टाइम। समझने वाली बात यही थी कि रेडियस को कांस्टेंट करने के लिए इन्होंने एल बहुत छोटा दे रखा था। यहां तक क्लियर है बेटा? 29th क्वेश्चन एक देख लेते हैं। 29th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कार है और कार के उसके सीट के ऊपर, कार मूविंग एट द स्पीड टर्न ऑन द सर्कुलर ट्रैक, a small wooden plate is kept on the seat which is plane perpendicular to the radius of the small block of mass is kept on the seat which rests against the plate। मतलब ये मान लो कि ये है सीट और उसके ऊपर ये प्लेट ऐसे रखा हुआ है, और ये इस प्लेट के अंदर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक, और फ्रिक्शन कहां लग रहा है, फ्रिक्शन इस प्लेट और इस ब्लॉक के बीच में लग रहा है, ऐसा दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन बताओ, और कह रहा है कि पहले प्लेट ऐसे घूम रही थी कार और प्लेट को इंक्लाइन किया तो एंगल ऑफ
स्लाइडिंग बताइए कि किस एंगल पे वो स्लाइड कर जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन एक और बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, कार मूविंग एट द स्पीड, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट ऑन द सीट व्हिच रेस्ट अगेंस्ट द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेट। ब्लॉक और प्लेट के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ये प्लेट है और यहाँ पे ब्लॉक है, उसके बीच में ब्लॉक एंड द प्लेट इज म्यू। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स exerted by the plate on the block and the plate is slowly turned so that the angle between the normal to the plate and the radius of the rod slowly increases। तो फर्स्ट सिचुएशन में देखिए, फर्स्ट सिचुएशन में ये प्लेट है मान लो और ये है ब्लॉक, ठीक है, ये प्लेट है और ये ब्लॉक, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन प्लेट लगाएगा और बाहर की तरफ होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। इतना समझ में आ रहा है? और यही नॉर्मल रिएक्शन इसको फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट सिचुएशन तो ये है। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mv²/r। फिर कहता है कि प्लेट को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, मतलब पहले प्लेट ऐसे रखा हुआ था, इसको थोड़ा सा स्लैंट किया गया। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या किया गया कि इस प्लेट को ही स्लैंट किया गया। तो कहता है कितने एंगल पे स्लाइडिंग होने लगेगी। तो मान लो कि इस प्लेट को ऐसे स्लाइडिंग कर दिया तो थीटा धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ये मान लीजिए ब्लॉक है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगा n और mv²/r बाहर की तरफ जाएगा, mv²/r बाहर की तरफ गया। और यही तो इसका रेडियस है, ये रेडियस, इतनी इंक्लिनेशन ये ऊपर उठा। तो इसको आगे बढ़ाओ तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन का एक mv²/r cos थीटा होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन ये चेंज हो गया। और इधर हो जाएगा mv²/r sin थीटा, mv²/r sin थीटा। And this component will provide the frictional force between the plate and this block box। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या सिचुएशन होगा? दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। Required friction is what? Required friction is mv²/r sin theta, and the required friction must be equal to less than maximum force of friction mu into n here। तो is equals to less than mu। n कितना है? n है mv²/r cos theta, mv²/r cos theta। तो mv²/r है। अब fr की वैल्यू इधर डाल दो, fr की वैल्यू डाल दोगे तो mv²/r sin थीटा इधर डाल दो। तो mv²/r से mv²/r कट गया, मतलब tan थीटा शुड बी इक्वल टू लेस देन म्यू। दिस इज द आंसर। अब वैल्यू आप पुट करके आंसर निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले प्लेट ऐसे रखा था तो पूछ रहा था प्लेट और उसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन, फिर उस प्लेट को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। यही था ना क्वेश्चन। पहले तो यही कह रहा था कि फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक, प्लेट ऑन द ब्लॉक। तो इनिशियल कंडीशन में प्लेट ऑन द ब्लॉक इज दिस, ये था, यही था ना बेटा। और फिर कह रहा है कि द प्लेट इज स्लोली टर्न सो दैट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेट एंड द रेडियस ऑफ द रोड स्लोली इंक्रीजेस। नॉर्मल टू द प्लेट एंड द रेडियस, यही तो रेडियस है। स्लोली इंक्रीजेस, ये एंगल इंक्रीज कर रही है, एंगल इंक्रीजेस, slowly increases। find the angle at which the block will just start sliding on the plate। तो ये this is the angle, tan theta should be equal to less than maximum angle होगा tan theta बराबर म्यू पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द प्लेट। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।